हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी वेल होंगे, अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहिए या फिर बेस कहिए, क्योंकि यही एक्सरसाइज 2.2 का बेस है और कॉन्सेप्ट भी है। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 और ये जो कॉन्सेप्ट है यानी बेसिक जो क्लास है, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। और बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज जैसे बहुपद है या एक्सरसाइज 2.2 है या कोई भी चैप्टर है, अगर बहुपद से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। विश्वास करना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या, हम लोग पिछले कक्षा में बहुपद को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख सकते हैं। चलिए बहुपद को हम लोग देखते हैं। हमने बहुपद को दो भागों में बांटा है, दो भाग होते हैं। एक को देखते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद कितने तरह का होता है, और दूसरा इसका भाग होता है पद। यानी कि पहला हम लोग देखेंगे घात के आधार पर और दूसरा देखेंगे पद के आधार पर। चलिए घात के आधार पर देखते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग हैं? तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसके चर का घात, एक ऐसा बहुपद है जैसे यहाँ पर 3x + 5। हम लोग समझ चुके हैं कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर चर का घात 1 है तो ये बहुपद है, एक बार बता दे रहे हैं। और ये बहुपद अगर हो गया तो ये बहुपद रैखिक बहुपद कैसे है? तो यहाँ पर जहाँ भी चर मान रहेगा, चर मान का अधिकतम घात देखना है। तो यहाँ पर चर मान है और चर मान का घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यानी कि इस बहुपद में यहाँ से यहाँ तक जो टर्म लिखा गया है, ये बद मतलब दो पदों का योग है। इस बहुपद में अगर हम चर मान को देखें तो चर मान x है और x का घात क्या है? 1। अधिकतम घात मतलब हर जगह पर देखना है। तो यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर है x, तो यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। यानी एक ऐसा बहुपद देखना है जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर देखते हैं 7x है, अगर यहाँ पर हम x² जोड़ देते हैं तो यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर चर का घात कितना हो गया? 2, लेकिन अधिकतम घात 2 हो गया तो ये फिर रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। और रैखिक बहुपद रहने के लिए क्या चाहिए? केवल चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। यानी कि चर मान है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। बहुत ही आसान है रैखिक बहुपद। आते हैं द्विघातीय बहुपद के ऊपर। द्विघातीय बहुपद क्या है? तो द्विघातीय बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का घात सीधा नहीं बोलेंगे, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो वो द्विघातीय बहुपद है। जैसे द्विघात बहुपद में देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं 2x² + 7x², यहाँ अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं तो x² x + 3, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चर का घात यहाँ पर कुछ नहीं है, तो चर का घात हम लोग 0 बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, पूर्ण संख्या में, तो ये सब बहुपद है। अब बहुपद है तो कौन सा बहुपद है? रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है? तो देखने के लिए चर का अधिकतम घात देखते हैं। चर का अधिकतम घात यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन सबसे अधिक कौन है? 2 है। तो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब है ये द्विघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। आते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसी तरह पहचानना है, चर का अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघातीय, 1 है तो रैखिक। एक घात नहीं बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। त्रिघातीय में आते हैं। त्रिघातीय में यानी कि जो भी बहुपद दिया गया है उसमें चर का अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि 1 से बड़ा कौन है? 3 है, तो सबसे अधिक घात तो यहाँ पर है। और इस पूरे बहुपद में अगर देखते हैं, पूरे बहुपद में तो चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 3, यानी कि ये त्रिघातीय हो गया। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर कि 2x³ + 3x² + x + 10, ये पूरा एक बहुपद है। ठीक है,
अब इस बहुपद को हमको चेक करना हो कि ये त्रिघातीय है कि द्विघातीय है। याद रखिए ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चंस दे देगा, पूछेगा कितने पदों का बहुपद है या इस बहुपद में त्रिघातीय है कि द्विघातीय है। एक एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा 4 ऑप्शन है, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा घात है। तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं, इसमें देखते हैं चर का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, यानी अधिकतम घात कितना है 3 है। अधिकतम घात कितना है 3। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद। अब चलिए हम लोग देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर कैसे देखते हैं, तो पद के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया बहुपद को। कौन कौन है, तो एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपदी बहुपद है। एक पदी बहुपद क्या मतलब क्या है कि कुछ उसमें केवल एक टर्म होगा, यानी कि पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो एक पद केवल होगा, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 भी एक पद हो गया, यानी एक पदी में आ गया। 7 और x यानी चर और अक्षर का सम्मिलित रूप है, लेकिन ये एक ही पद है। पद कैसे डिसाइड होता है, तो पद डिसाइड होता है प्लस या माइनस आने पर। अगर कहीं बीच में प्लस आए तो उसको 2 भाग में तोड़ दिया। यहाँ पर केवल एक 10 है और 10 के साथ क्या है x है, तो चर और अक्षर का सम्मिलित रूप है। ये भी एक है और ये भी एक है, यानी ये एक एक पद अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक पद है, एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर है, ये अलग अलग पद है, यानी कि एक पदी बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद। यहाँ पर देखते हैं द्विपदी। द्विपदी का एग्जाम्पल क्या है, तो द्विपदी का एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिसमें प्लस माइनस आता है। अभी हमने बताया है कि पद जो डिसाइड होते हैं प्लस या माइनस चिन्ह से डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह होने से एक पद यहाँ पर हो गया और दूसरा पद यहाँ पर हो गया। ऐसे ही पहचानना है कि कितने पदों का बहुपद है, तो एक और एक कितना हो गया 2, यानी ये द्विपदी है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस दिख रहा है यहाँ पर, और प्लस के इस साइड एक पद है, प्लस के उस साइड एक पद है, यानी यहाँ पर 2 पद है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, ना प्लस था ना माइनस था। यहाँ पर प्लस है, एक पद अलग हो रहा है और दूसरा भी पद अलग हो रहा है। त्रिपदी में देखते हैं, एकदम सिंपल है, केवल हमको प्लस माइनस देख के और पद को डिसाइड कर देना है। यहाँ पर देखते हैं तो एक प्लस है, एक प्लस यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक इधर हो गया अंक और एक इधर पद हो गया, एक पद 2 पद और एक पद बीच में हो गया, यानी 3 पद है। तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, त्रिपदी बहुपद। अब इस तरह का कोई भी बहुपद दिखे, या सबसे आसान तरीका देखना है कि जोड़ घटाव कितना है। अगर 2 है तो 3 पद, एक जोड़ घटाव का चिन्ह है, जैसे जोड़ का चिन्ह 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 पद हो गया। जहाँ जोड़ घटाव ना हो वहाँ पर एक पद ही, जैसे समझ में आए वैसे समझ लीजिए। या सिंगल नंबर है तो एक पदी, और प्लस माइनस से नंबर बटा हुआ है तो द्विपदी, और यहाँ पर प्लस माइनस से नंबर बटा हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो 1 2 3 यहाँ त्रिपदी हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो एक नंबर यहाँ पर, दूसरा नंबर यहाँ पर और तीसरा नंबर यहाँ पर, यानी कि 3 यहाँ पर अलग अलग पद हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। देखना बिल्कुल आसान है, सिर्फ प्लस और माइनस को देखना है कि सेपरेट कहाँ हो रहा, अलग कहाँ हो रहा है। तो यहाँ प्लस से ये अलग हो रहा है और ये प्लस से एक अलग हो रहा है, 2 पद हो गया। और यहाँ पर एक और प्लस चिन्ह है, एक अलग हो गया, यानी ये तीनों बहुपद एक में था, तीनों पद एक बहुपद में था, और ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। तो आपको समझ में आया होगा, त्रिपदी बहुपद, द्विपदी और एकपदी। घात के आधार पर हम लोग अधिकतम घात देखते हैं और पद के आधार पर पदों को देखते हैं। द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप देखते हैं। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का हम लोग सामान्य रूप देखते हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है, इसको हम लोग व्यापक या सामान्य, इंग्लिश में जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या होता है द्विघातीय बहुपद का, तो द्विघात का मतलब हुआ अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चर का घात 1 है, चर का घात 2 है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि p ऑफ x, यानी कि यहाँ पर एक ही चर रहेगा। यहाँ जो भी हमको क्लास 10th में पढ़ना है बहुपद, उसमें केवल एक चर वाला ही पढ़ना है। यहाँ भी चर x है, यहाँ भी चर x है, यहाँ भी y रहेगा और यहाँ भी y रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं इसको ऐसे हैं, p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह से हम लोग बहुपद को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो a b c दिख रहा है, यहाँ पर
जहाँ जो a है, a क्या है, तो a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है, a का, इसलिए हम लोग a को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जहाँ b बराबर x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक। और c बराबर क्या है, जो c है वो अचर पद है, यहाँ x y z कुछ नहीं है, चर मान नहीं है, तो ये क्या हो गया, अचर पद, अचर पद। और ये जो a b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। अब ए बी सी जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। जितने भी परिमेय और अपरिमेय यानी कि p बट्टा क्यू के रूप में लिखें वो परिमेय और p बट्टा क्यू के रूप में ना लिखें वो अपरिमेय, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या a b c तीनों होते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर दिख रहा है a b c ये तीनों क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। और ये जो बहुपद है, ये बहुपद को जो हम लोग दर्शाए हैं कि p ऑफ x बराबर, इसको पढ़ते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b जो है x का गुणांक है और c क्या है, अचर पद है। अब बहुपद का हम लोग शून्यक के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना है कि अगर द्विघात का बहुपद है तो उसके शून्यक की संख्या कितने होंगे, दो। द्विघातीय बहुपद के शून्यक की संख्या दो। और दो कहने का मतलब मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, यहाँ अल्फा बीटा और गामा मान के चला जाता है शून्यक। तो द्विघातीय बहुपद है तो शून्यक की संख्या दो, अगर ये रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यक की संख्या एक, और त्रिघातीय है तो शून्यक की संख्या तीन होगा। तो यहाँ पर हम लोग द्विघातीय बहुपद मैक्सिमम टाइम पढ़ना है, तो द्विघातीय बहुपद में शून्य की संख्या दो है, यहाँ पर अल्फा और एक मान लेते हैं बीटा। ये पूछा जाता है हमसे कि शून्यकों का योग कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी बाई ए, और इस माइनस के बी को, यहाँ पर बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स का गुणांक, एक्स का क्या है, गुणांक है। और नीचे में क्या है ए, तो ए जो है ए, यहाँ पर ए क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी, यहाँ बी जो है एक्स का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए के जगह पर यहाँ पर नीचे में लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमको संबंध स्थापित करने के लिए आगे बोला जाएगा, तो संबंध स्थापित करने में ये हेल्प करेगा। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो आता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। जैसे हमने अल्फा और बीटा दो मूल माना, इस मूल को सिद्ध करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सिद्ध करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग कैसे आता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मूलों का योग और इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो सी बाई ए होता है। इस सी को बोलते हैं अचर पद, क्या बोलते हैं, अचर पद। और ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कहाँ से आया, तो ये आया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ हम बोले हैं कि ए जो है, गुणांक का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम ले रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का नाम लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इसका गुना हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुना हो रहा है, ए का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। एक्स का गुणांक किसका हो रहा है, बी के साथ, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी हो गया। और सी अचर पद है, तो ये सब हेल्प करते हैं तो हमको संबंध स्थापित करने में। जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 2.2 का, तो वहाँ पर दिया रहेगा कि संबंध स्थापित करें, तो हम लोग जोड़ के देखेंगे और ये फॉर्मूला भी सिद्ध किया जाएगा कि कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बहुपद है, बहुपद को अगर हम लोग यहाँ से px को हटा के, इस px को हटा के अगर राइट साइड में, यानी कि ये हमारा हाथ है बायां दाई और इधर है दाहिना साइड, तो दाएं साइड में अगर हम लोग जीरो दे देते हैं तो ये जो बहुपद है
ये बहुपद किस में बदल जाता है, तो द्विघातीय समीकरण में बदल जाता है। यानी एक्सरसाइज हम लोग को 4 में पढ़ना है, 10th के क्लास में ही एक्सरसाइज 4 में पढ़ना है, द्विघातीय समीकरण भी पढ़ना है। तो ये द्विघातीय समीकरण के रूप में बदल जाता है, ठीक है। इस किस में बदल जाता है, द्विघात समीकरण के रूप में। बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा का अंतर है कि अगर ही px को हम बाएं साइड से हटाकर दाहिने साइड में 0 लगा देते हैं तो ये द्विघातीय समीकरण हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पर p ऑफ x लिख देते हैं तो ये व्यापक रूप बन जाता है द्विघातीय बहुपद का। तो बहुपद और समीकरण को अच्छे से ध्यान में रखना है। हम लोग एक्सरसाइज 4 में द्विघातीय समीकरण पढ़ेंगे जहाँ पर ये px नहीं रहेगा। ये px क्या बताता है, p का यहाँ पर जो x है p ऑफ x, ये x पर पूरा बहुपद आधारित होता है। अगर हम इधर से साइड को मिटा दें तो ये पूरा बहुपद इस मान पर डिपेंड करता है, इस x के मान पर। अगर x का मान कोई 1 रखेगा तो बहुपद का मान बदल जाएगा, अगर मान x का 2 रखता है तो बहुपद का मान चेंज हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा बहुपद इस x पर आधारित है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जितने भी बहुपद हैं, बहुपद के जो भी नंबर हैं वो x पर आधारित हैं। अगर इस साइड में हम 0 देते हैं तो ये द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, वो अलग केस हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पर जो a b c है इस बहुपद में, इसमें बोला जाता है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो फिर द्विघातीय समीकरण नहीं रहेगा। जो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें अगर सोच के देखिए कि a का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, इसलिए बोला जाता है a नॉट इक्वल टू 0। मतलब a b c वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन a जो होगा ना 0 नहीं होगा। 0 भी वास्तविक संख्या में होता है लेकिन नहीं होगा 0। क्यों नहीं होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर a का मान 0 रखते हैं तो 0 के साथ x स्क्वायर का गुना होगा, 0 के साथ x स्क्वायर का जैसे ही गुना होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि द्विघातीय बहुपद है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद कैसे रहेगा, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक। अब ये द्विघात बहुपद रहेगा नहीं, और द्विघात बहुपद नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब रैखिक बहुपद इसमें नहीं पढ़ना है, और द्विघातीय बहुपद में ही सब रूल लागू होता है। तो द्विघात बहुपद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर a का मान 0 रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर यहाँ पर a के जगह पर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होता है तो फिर वो ये जो द्विघातीय बहुपद है वो किस में बदल जाएगा, रैखिक बहुपद में। चलिए हम लोग फॉर्मूला को सिद्ध करके देखते हैं, जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए लिखे थे, उसको सिद्ध करके देखते हैं। तो बहुपद का ये सामान्य रूप है, अभी हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके शून्य की संख्या 2 होंगे। अब हम लोग मान लेते हैं एक शून्य किसका अल्फा और दूसरा शून्य क्या बीटा है। अच्छा, अल्फा और बीटा इसका शून्य क्या, शून्य का आता कब है, ध्यान से देखें। अगर मान लें यहाँ पर कि एक्स जो है अल्फा यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर क्या, एक शून्य का अल्फा है। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य है, एक अल्फा एक बीटा है, तो एक्स एक शून्य मान लेते हैं हम अल्फा है, और दूसरा शून्य को हम लोग क्या मान लेते हैं बीटा। क्योंकि हमारा एक्स क्यों मान है इसको, क्योंकि हमारा जो चर मान है वो यहाँ पर एक्स है, इसलिए जो भी मान आएगा इसका शून्य वो एक्स बराबर ही आएगा, एक्स बराबर इतना लिखते हैं शून्य, तो एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। अच्छा, यहाँ पर अल्फा प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा। अगर अल्फा को इस साइड लाते हैं तो माइनस का अल्फा आ जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इसको हम इस साइड लाते हैं तो x माइनस बीटा बराबर 0 और x माइनस अल्फा बराबर 0। इस साइड 0 हो जाएगा, जैसे अल्फा यहाँ प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर कुछ हम थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर बीटा को इधर लाते हैं, तो बीटा को इधर लाते हैं तो बीटा माइनस में आ जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा 0। तो ये शून्य जो हम अल्फा बीटा माने हैं वो अल्फा बीटा कैसे आ रहा है, तो यानी कि x माइनस अल्फा को 0 किया गया होगा तब अल्फा आया होगा, x माइनस बीटा को 0 किया गया होगा तब क्या आएगा, बीटा आएगा। क्योंकि बीटा को उधर करते हैं हम लोग, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का अभी भी वही रहेगा। इसका मतलब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पर लिखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, 2 गुणनखंड है इसके, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं, अचर पद मान लेते हैं। हम मानते हैं कि जहाँ के एक क्या है, अचर पद है, के को हम लोग क्या बोल देते हैं, अचर पद। जहाँ ये के जो है अचर पद है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जहाँ के बराबर अचर पद, कौन सा पद, अचर पद, यानी के जो है हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो पोस्ट का यानी ब्रैकेट का गुना कैसे करते हैं। यहाँ पर 1 और 1 2 अंक है, यहाँ पर भी 2, अल्फा बीटा यानी चर मान है, तो चर मान का गुना या अचर मान का पोस्ट में गुना कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला कोष्ठ का पहला अंक लेते हैं, और इस पहले अंक से दूसरे कोष्ठ के पहले अंक में, और फिर पहले कोष्ठ के ये पहले अंक से दूसरे कोष्ठ के दूसरे अंक में। इसका मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहला कोष्ठ का ये पहला अंक होता है, इससे गुना किया x में, तो x का x में गुना करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ये कांस्टेंट को लिख देते हैं यहाँ पर, जो अचर पद है उसके लिख दी, x का x में गुना किया x स्क्वायर, फिर x का माइनस b है बीटा है, तो माइनस रख देते हैं, x का बीटा में किए तो x बीटा, ठीक है, या बीटा x लिखते हैं, पहले बीटा लिख देते हैं, बीटा पहले लिखा जाता है, ठीक है। माइनस का बीटा x हो गया, x का x में किए x स्क्वायर, x का माइनस बीटा में किए माइनस बीटा x, क्योंकि जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं अचर पद को, और चर मान को बाद में लिखते हैं, ठीक है।
अब क्या करते हैं, ये पहला पद जो क्वेश्चन था उसके पहले अंक का दोनों में गुना हो गया इसमें और इसमें, अब इसका गुना करते हैं दूसरे वाले अंक का। तो दूसरा वाला अंक क्या है हमारे पास, दूसरा वाला अंक है अल्फा, अल्फा का गुना करते हैं एक्स में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है, माइनस का अल्फा एक्स, क्या हो जाएगा अल्फा एक्स, इस माइनस के अल्फा को एक्स में गुना किया तो माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा का माइनस बीटा में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा पहले प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अल्फा का बीटा में गुना किया था अल्फा इंटू बीटा। और क्वेश्चन को हम बंद कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि के एक नियामक रखे हैं यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको वैसे ही उतार देते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इस के का इसमें गुना करते हैं, गुना करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, तो हम थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर को उतार देते हैं, यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस संख्या से हम क्या करना है, भाग दे रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, कॉमन में कहने का मतलब जो दोनों में शामिल हो, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, अगर एक्स ले लेते हैं और माइनस ले लेते हैं तो माइनस लेने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस से गुना हो जाता है, माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अभी प्लस का हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं, सजा के लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। कॉमन लेने का एक मतलब ये भी होता है कि हम इस संख्या से क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं, अगर भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स एक्स कटेगा, क्या बचेगा बीटा, और यहाँ से इसको भाग देंगे तो माइनस माइनस एक्स से एक्स कटेगा, क्या बचेगा अल्फा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बड़े क्वेश्चन बंद कर देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन क्योंकि दो छोटा क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पर हम के जो अचर पद है हमारा उसको उतारते हैं, अचर पद रखते हैं, अब अचर पद का सब में गुना करते हैं, अचर पद का इसमें गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर गुना करते हैं तो के, ठीक है के, और इसको लिख लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, ठीक है प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर पहले के लिख देते हैं के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ के का गुना किया इसमें तो के एक्स स्क्वायर हो गया, के का इसमें गुना किया तो पहले अल्फा बीटा को लिख दिया के साथ में, के अल्फा बीटा, और यहाँ पर एक्स, एक्स यहीं पर है, अल्फा बीटा के साथ आ गया, और के का इसमें गुना किया है तो के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तीनों गुना में है, के भी गुना में है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे इसमें तुलना करते हैं, तुलना किस चीज का, तो एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स का तुलना करते हैं, और एक्स का तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर, अब हम लोग तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर का और एक्स का और अचर पद का, सबका करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या बचेगा ए, और यहाँ पर क्या रहा के, एक्स स्क्वायर का गुणा के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है ए है, तो यहाँ पर हमको मालूम चला ए बराबर क्या हो गया के, यानी ए का मान क्या आ गया के। एक्स का गुणांक देखते हैं तो एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पर एक्स का गुणांक, इसलिए हम यहाँ पर एक्स को अलग लिखे हैं ताकि हमको गुणांक अच्छा समझ में आए कि एक्स के साथ कौन कौन सा नंबर गुना हो रहा है। अगर यहाँ पर एक्स लिखते हैं तो फिर इसको सजाना पड़ता है, इसलिए हम एक्स को यहाँ पर लिख दिए और के को यहाँ पर गुना कर दिए, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया के अल्फा बीटा माइनस का भी, यहाँ पर चिन्ह लिखते हैं सब कुछ, यहाँ पर बी का मान हो गया माइनस का के अल्फा इंटू बीटा, माइनस का के अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो गया एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक बी, और यहाँ पर एक्स का गुणांक ये सभी है, ये सभी नंबर के अल्फा इंटू बीटा, माइनस का के अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी अल्फा इंटू बीटा नहीं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है के अल्फा प्लस बीटा, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा को इस साइड रहने देते हैं तो ये माइनस का जो के है गुना में है इसके साथ, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो बी बट्टा माइनस का के, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस का बी, क्योंकि नीचे से भाग देंगे तो ऊपर वाला भी माइनस हो जाएगा, और बट्टा के, यस ये पूरे होल का भी माइनस दर्शा रहा है, नीचे या ऊपर कहीं भी रह सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई क्या आया के आया, और के का मान हम लोग जानते हैं कितना है एक है, तो अगर हम लोग के को ए की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, के का मान ए रख देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, और जो हमने पहले इसके पहले अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था वो ऐसे ही आता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलों का योग, क्योंकि हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा पुस्तक में, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, इसको एक और नाम दिया जाता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का या मूलों का योग, तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे माइनस के बी बाई ए, इतना प्रोसेस करके थोड़ी सिद्ध करेंगे कि माइनस बी बाई ए आ रहा है, नहीं हमने सिद्ध कर दिया कि कैसे बी बाई ए आ रहा है, यहाँ पर एक द्विघातीय बहुपद लेंगे और द्विघातीय बहुपद के शून्य का गुणा करेंगे, नियामक रखेंगे, यानी कि अचर पद मानेंगे, एक अचर पद हमने माना के, और के का गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर का जैसे ही तुलना किए के का मान ए आ गया, ए बराबर क्या हो गया, और यहाँ से x का गुणांक तुलना किया तो b का मान क्या आ गया, b का मान यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x का गुणांक k माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x का मान b। अब अचर पद का तुलना करते हैं तो यहाँ पर c है और यहाँ पर k अल्फा इंटू बीटा है, तो c बराबर k अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग क्वेश्चन में रखते हैं थोड़ा सा। अगर अल्फा इंटू बीटा का हम लोग बात करें, अल्फा इंटू बीटा तो k यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, c बराबर c बट्टा अल्फ k, जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है के गुना में, इधर आएगा तो भागा में, इसको हम इस साइड लिखते हैं थोड़ा सा जाके अच्छा लगेगा, सी को उधर रखते हैं तो सी बट्टा के, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि इस साइड रखें या इस साइड बात बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इधर रखती है, सी बट्टा के जो इस साइड था उसको इस साइड रखती है। अब हम लोग के का मान जानते हैं, यहाँ पर के का मान कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है एक है, ए है सॉरी के का मान क्या है ए है, तो के का मान यहाँ पर ए रखती है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा जो सी बट्टा के था तो के का मान हम रिप्लेस कर दिए ए से, क्योंकि के बराबर किसके है ए के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, तो जब तुलना करेंगे तो दाएं और बाएं साइड में तुलना करने पर ऐसे ही मान उठाया जाता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा इधर का एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर दर्शा रहा है कि इधर वाला बायां भाग और इधर का दायां भाग दोनों आपस में क्या है बराबर। यहाँ से के का मान रखे हैं, यहाँ पर जो के का मान ए है वो के का मान यहाँ पर रखे ए, तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिला कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, क्या बोलते हैं मूलों का गुणनफल, हिंदी में यूज किया जाता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा सी बाई ए। इसी तरह से हम लोग द्विघातीय बहुपद का शून्य, दो फॉर्मूला बहुत काम का है, पहला नंबर फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, यानी शून्यकों का योग या मूलों का योग माइनस के बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल क्या है सी बाई ए। इसी तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं, और ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको क्लास, और हो सके तो सब्सक्राइब करें क्योंकि ये लोग बहुत लोगों के पास पहुंच सके और आप जैसे लोगों का हेल्प हो सके। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आई होप, बाय बाय, टेक केयर।